टोटल एड्रेसेबल मार्केट मैसिव थी, लोगों को पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड बिल्डिंग सरमाया.pk। मैं आज भी नहीं स्टार्ट करता, मैं वेट करता हूँ अगली अपॉर्चुनिटी कब आएगी। और मेरे ख्याल में वेट जो है ना, वो सबसे बड़ा रिग्रेट है किसी की भी लाइफ में। एक बंदा जिसने 2 साल पहले ये डिसाइड किया था, नहीं यार ये 55,000 पे तो कर गई है, जब 40 पे आएगी फिर मैं करूँगा, वो आज तक वेट ही कर रहा है। मेरे तो फादर ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और सारे पैसे डूब गए, इसलिए वी डोंट ट्रस्ट इट। उसका प्रॉब्लम ये है कि दे आर लुकिंग एट द लेंस फ्रॉम द मीडिया। आप 8 से 9 बजे अगर नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। यहाँ सेल ही नेगेटिव होता है। आई थिंक स्टिल गेटिंग द PR, गोइंग अब्रॉड, सेटलिंग आउटसाइड, आई डोंट थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू। पाकिस्तान में रहकर आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। गोल्ड इतना ऊपर चला गया, सिल्वर इतना ऊपर चला गया, आप बैठ के कह रही हैं कि स्टॉक्स में पैसे लगा देते, हम तो बस सिल्वर गोल्ड की बार्स खरीद लेते, 1-1 किलो सिल्वर ही ले लेते, उस वक्त तो बस सही रहते। जो गोल्ड सिल्वर है ना, पहले मुझे भी लगता था इज़ नॉट ए गुड एसेट, लेकिन अब जब मैंने भी अपनी 1-2 वीडियोस करके रिसर्च की तो मुझे समझ आई कि यार डॉलर बेचारी की अपनी हालत इतनी ख़राब है। अगर यही रियल स्टेट भी स्टॉक मार्केट की तरह की कोई ऐप होती जहाँ पे DHA फेज़ 2 का प्लॉट इस तरह ऊपर नीचे हो रहा होता कि आज 1 करोड़ का हो गया, 10 का हो गया, अब 85 का हो गया, 70 का हो गया, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो 10 लाख पे भी मिल रहा होगा प्लॉट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट अगैन। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं विच आई एम श्योर एवरीवन हु वांट्स टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान नोज़ हिम। मेरे साथ लईक साहब मौजूद हैं। He is the founder and CEO of सरमाया.pk। इसके अलावा भी उनमें बहुत सी ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। थैंक यू सो मच लाइक साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस। जी थैंक यू अनम। और आई थिंक आप बड़ा अच्छा काम करिए अपने चैनल पे, बड़ा आई थिंक पेशेंस वाला काम है ये, ख़ास तौर पे यूट्यूब पे और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करना। मैं तो खैर गुजर चुका हूँ, लेकिन आई थिंक बड़ी अच्छी एफर्ट है आपकी भी जॉब करिए। Thank you so much लाइक साहब, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ऑफिस। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर एंड द फैक्ट कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू एजुकेट द पाकिस्तानी मासेस, राइट? मतलब उन्हें आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, ट्वीट्स देखती रहती हूँ, आप बेसिक बिगिनर लेवल लर्निंग शेयर कर रहे हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑन मार्केट्स, फॉरेक्स फंडामेंटल्स, राइट? और अभी मैंने रिसेंटली आपकी लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी थी जिस पे आपने लिखा था कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट परमिट था, वो छोड़ के आप पाकिस्तान आ गए एंड यू वांटेड टू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर इन पाकिस्तान। जी जी। तो आई रियली वांटेड टू आस्क यू, ऐसा क्यों? लोग तो बाहर जाना चाहते हैं, राइट? जी जी। अच्छा, ये इसके पीछे कोई हुबल वतनी नहीं थी कि मैं यहाँ पे बड़ा मुल्क में रहना चाहता था, कुछ करना चाहता था। मेरे अपने सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं यहाँ पे रहना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। जब मैंने ऑस्ट्रेलियन PR के लिए अप्लाई किया तब मुझे अगेन लग रहा था कि ऑफिस का माहौल ऐसा था कि जहाँ पे हमें लग रहा था कि शायद हमारी जॉब नहीं रहेगी। सो एज ए सेफ हेवन व्हाट वी डू, वी ट्राई टू फाइंड वेज। अच्छा, इससे पहले मैं अगर थोड़ा पीछे भी जाऊँ, मैं UK में रहा हुआ हूँ 2009 से लेकर 2008 से लेकर 2012 तक। अच्छा। और सिर्फ 6 महीने के ड्यूरेशन पे मेरा PR लगने वाला था, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मैं इधर आ गया, फिर मैंने घर बनाना स्टार्ट किया, देन आई कुड नॉट अवेल दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी। सो ऑलरेडी मैं बाहर रह चुका था, मुझे सारी समझ थी कि बाहर चीज़ें कैसी होती हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं था बाहर जाने का, क्योंकि वो चीज़ें मैं पहले ही विटनेस कर चुका था। 2015 में जब ऑफिस में ऐसे हालात हुए तो मुझे लगा यार PR ले लेते हैं, ऐसे पहले कि ये हमें कहें कि आपकी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने PR अप्लाई इसीलिए किया क्योंकि जॉब इनसिक्योरिटी थी। अच्छा, टू माई सरप्राइज़ कि मैं दिसंबर मैंने अप्लाई किया और विद इन 7 वीक्स में, यानी मुझे अभी भी याद है 2016 या 2017 जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर मेरा PR लग चुका था। आई था बाय द टाइम मेरा PR लग चुका था, माई वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग एज वेल। इनफैक्ट वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर शी वॉज एक्सपेक्टिंग। सो वी वर प्लानिंग कि अब हमने कैसे जाना है। एंट्री हमारी हो चुकी थी, वी वर श्योर कि हमने जाना ही जाना है। लेकिन बाय द टाइम जब हमने प्लान किया जाने का तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग, माशाल्लाह वी वर एक्सपेक्टिंग ट्विंस एट दैट टाइम। सो मैंने उस टाइम पे डिसीजन, मैं फिर यही सोचता था यार एक तो माशाल्लाह पहले हैं, फिर हैं भी ट्विंस, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं एक नए मुल्क में जाऊँ जहाँ पे मैं जॉब ही स्टार्ट करूँ, फिर फैमिली भी माशाल्लाह हमारी ग्रो कर रही है। सो हाउ मैं टाइम कैसे दूंगा ना, मैं घर में दूंगा, ऑफिस में जाऊँगा, किस करूँगा। सो आई डिसाइडेड कि यार पहले ये जो टाइम है हम पाकिस्तान में रहते हैं ताकि बच्चे हो जाएं, फिर उसके बाद हम होपफुली कोशिश करते हैं जाने की। अच्छा, इवन बिफोर दे वर बॉर्न एक थॉट माइंड में आई कि यार जाना तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही है, सो व्हाट इफ़ आई जस्ट ट्राई टू डू समथिंग हियर इन पाकिस्तान टू सी इफ़ इट, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मे बी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो
माशाल्लाह they were born in October and I resigned from my job in January after 2-3 months. और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उसमें लगती है कि जो वो टाइम था जब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम थी, मैंने रिस्क भी कम लिया. जब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई तो मैंने ऐसा रिस्क लिया जहाँ पे माशाल्लाह 2 बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, फिर यहाँ पे भी थे, फिर जॉब से भी आपने रिज़ाइन कर दिया जो कि बड़ी अच्छी जॉब थी उस टाइम के ऊपर भी. और ऑन टॉप ऑफ इट मेरे पास ऑस्ट्रेलियन PR भी थी, मैं उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया में जा सकता था. सो जो पहला काम मैंने बच्चों के बाद किया, मैंने उनका पासपोर्ट अप्लाई किया क्योंकि तभी मैं इस माइंड सेट पर था कि मैंने शायद बाहर ही जाना है. लेकिन मैंने बच्चों का PR अप्लाई नहीं किया. मैं कर सकता था, मुझे 6-7 मंथ्स में PR. मैंने कहा नहीं, अगर मैंने स्टार्टअप करना है तो मैं PR तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे श्योरिटी होगी कि मेरा जो स्टार्टअप है वो फेल नहीं जाता. मैंने सरमाया से स्टार्ट नहीं किया. लोग काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि सरमाया सही. मैंने सरमाया से स्टार्ट नहीं किया. मेरा आइडिया ये था, मैंने 1-2 वीडियोस यूट्यूब पे देखी, कुछ मोटिवेशन मुझे वहाँ से ऐसी मिली कि आप ज़िंदगी में अगर 5 से 7 साल एक ही काम करते हो तो कोशिश करो कि जब आप अपना कारोबार स्टार्ट करो तो उसी चीज़ को स्टार्ट करो जहाँ पे आपका अपना एक्सपीरियंस है. बिल्कुल. तो मैंने IT से ही स्टार्ट किया, IT सर्विसेज को ही ज़हन में रखा. और माशाल्लाह, और ये मैं अगेन कहता हूँ कि सिर्फ हम रिस्क अगर ले लें तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करता है कि आपकी जो चीज़ें होती है काफ़ी आसान हो जाती हैं. जो मेरा पहला महीना था, जो मुझे पहली जॉब मिली, जो एज ए स्टार्टअप मेरा पहला काम था, जो मुझे 2 वीक्स की जो मेरा एफर्ट थी उसने मेरे 6 मंथ सिक्योर किए इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. या मैं अगर उसको रिवर्स में करूं कि जो मुझे सैलरी मिलती थी उस 2 हफ्तों में मैंने इतना कमा लिया था जो कि मैंने 6 महीने पाकिस्तान में सैलरी पे नहीं कमाया था. Really? हाँ, इतना डिफरेंस था. तो फिर मैंने क्या किया कि, और अगेन यहाँ पे स्टार्टअप में लोग ये करते हैं कि सबसे पहले फैंसी ऑफिस लेते हैं, फिर फैंसी वो लेते हैं, फिर लोगों को दिखाने के लिए. मैं बहुत ही अंडरग्राउंड चला गया. यानी मैंने इवन, पता है आपको क्या होता है कि आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, फिर आपको लगे कि जो आपके साथ वाला था उसको बोनस 2 मिल चुके हैं, फिर उसको कंपनी ने बाहर भेज दिया, तो एक और ही डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, मैंने ये क्यों किया. सो मैं जब अंडरग्राउंड चला गया तो मैं बिल्कुल ही 1.5 साल तक मैंने किसी से बात नहीं की. मैं बस साइड पे एक अच्छी जॉब मिली, मेरा 6 महीने सिक्योर हो गया, मैं अपने काम पे लग गया. फिर मुझे अभी भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं चाय खाना में बैठता था. तो मैं चाय खाना में से मैं अपनी कॉस्ट बचाना चाहता था कि यार अब मिल गया लेकिन मैंने खर्चा नहीं करना क्योंकि मैंने आगे देखना है. लेकिन वहाँ पे क्या होता था, हर दूसरा बंदा जाने वाला मिल जाता. मैंने कहा यार ये तो सस्टेनेबल नहीं है, ये तो मैं चाय कावे में इतना कर दूंगा तो उसमें फ़ायदा नहीं है. तो मैंने नस्ट के अंदर, फिर यहाँ पे TIC होती थी, वहाँ पे मुझे किसी ने बताया यार यहाँ पे शेयरिंग पे जगह मिलती है. सो 3,000 रुपया पर पर्सन के ऊपर और 24/7 आप कभी भी आगे बैठ के अपना काम कर लो. सो आई पेड 3,000 रुपीज़. फिर मैंने पहला बंदा जो हायर किया मैंने 3,000 उसका भी पे किया. फिर मुझे लगा यार, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक सर्विसेज का प्रोजेक्ट मिल गया जिस पे मैंने टीम बिल्ड करनी थी. तो फिर मैंने 10 बंदों का ऑफिस 25,000 रुपया इंक्लूडिंग यूटिलिटी, इंक्लूडिंग फर्नीचर्स, एवरीथिंग नस्ट ने प्रोवाइड किया. सो नस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें कि किस तरह मैंने किया. और बाय द टाइम हम 1.5 साल तक रहे तो हम बड़े लीन मोड में रहे. यानी मुझे अभी भी याद है कि मैंने दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट की, कंपनी रजिस्टर कराई, तो जो सैलरी जब देनी होती थी तो मेरे अपने जेब से मैं पहले डिपॉजिट करता था कंपनी को, फिर अपने आप को विड्रॉ करता था. तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड देन सैलरी फ्रॉम द कंपनी. तो हम इस तरह चलते कि एक टाइम ऐसा आया कि माशाल्लाह IT कंपनी वाज डूइंग वेरी वेल. यानी कि मेरी माशाल्लाह टीम 8 से 10 लोगों की हो चुकी थी. मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि मैं अब जो है ना कुछ डिपेंडेंट नहीं था अपनी उसके ऊपर. और ये पूरी चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है 0 कैपिटल से स्टार्ट की. जैसा मैंने बताया, पहली जॉब लगी तो 6 महीने मैंने सिक्योर किए, फिर दूसरी हुई तो 6 महीने और सिक्योर किए, फिर मैंने टीम स्केल की. और फिर दूसरे साल के बाद लोगों ने मुझे देखना, यार तू कहाँ है, 2 साल से गायब है, क्या कर रहा है, ये हो रहा है. एक टाइम ऐसा है जहाँ पे मैंने मुझे 10 साल टेरडेटा में जब मैं आखिरी जॉब जहाँ कर रहा था, मुझे तकरीबन 26 लाख रुपए का ये ग्रेजुएटी और जो आपको आप जब करते हो 10 साल की वो मिला. तो मैंने उसको उठा के लगा दिया रेस्टोरेंट के अंदर. मैंने कहा यार प्लान B होना चाहिए कि स्टार्टअप तो कर रहा हूँ, स्टार्टअप अगर कल को चलो 6 महीने तो सिक्योर करके नहीं चला तो मैं क्या करूँ. मैंने कहा यार ये लग रहा है कि सदर के अंदर रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा, तो कल को मेरी सैलरी थी होगी, कुछ थी होगी, तो मैं यहाँ से करूँगा. वो मेरा एक सबसे बुरा डिसीजन था. मतलब कि इससे बड़ा स्टूपिड डिसीजन मैं बाद में भी ये सोच रहा था कि जब मैंने खुद स्टार्टअप किया तो आई नेवर ट्रस्टेड माई सेल्फ कि ये 26 लाख रुपए मैं यहाँ पे कुछ बिल्ड करने के लिए लगा दूँ. आई वेंट टू ए डिफरेंट. और मेरे ख्याल में सरमाया के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो उस फेलियर का था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया बाय इन्वेस्टिंग इन ए रेस्टोरेंट. और लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बिरयानी और पुलाव की कबाब इस पर लगा देते हैं. जब मैंने वहाँ पे लगाया तो हमें
रियल में मुझे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बिजनेस पे नज़र आया कि जब मुझे अभी भी याद है 2017 में हमने स्टार्ट किया था, बाय 2018 जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो एकदम इन्होंने जब इन्फ्लेशन रेज़ की, डॉलर डेप्रीशिएट किया, लोगों की जो परचेजिंग पावर थी कम हुई, वही जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता था हम ब्रेक इवन भी नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पे हमने 25-26 लाख रुपया लगाया, फिर हर महीने हम 50,000 रुपया लगाते थे पार्टनर बैठ के कि यार खर्चा पूरा नहीं हो रहा, पूरा करते हैं। तो 4-5-6 महीने जब उल्टा लेने के देने पड़े थे तो मैंने कहा यार इसको बंद ही कर दो, यानी ये तो उल्टा हमारे पर टेंशन ही हो गई है। सो ये कोविड से पहले की बात करूँ, शुक्र है हमने बंद किया क्योंकि वो और हमारा पैसा डिवैल्यू नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कि सरमाया जब मैंने किया तो फिर मैं यही सोच रहा था कि यार अगर पैसिव इनकम के लिए बिजनेस नहीं है तो क्या ऐसा एवेन्यू है ना ऑन टॉप ऑफ इट। क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप कर रहा था तो मैंने एक ट्रेनिंग ली हमार यासीन की, अभी इन्वेस्टिंग मास्टरी, हम उसी से हमारे ट्रेनर भी हैं जी। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा यार मैं आईटी का बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे फाइनेंस की कुछ तो समझ आनी चाहिए। तो मैंने जब उनकी चीज़ें समझी, मैंने स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से समझी, लेकिन जब मैंने वो चीज़ें देखी कि म्यूचुअल फंड ऐसे होता है, म्यूचुअल फंड की कंपनीज में ऐसे इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट ये होता है, सो ऑटोमेटिकली मेरा जो वो रेस्टोरेंट का जो लॉस था ना वो सामने आया। मैंने कहा यार ये 26 लाख रुपए मैंने इधर डाले होते, ये तो बगैर किसी रिस्क के 15% का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो मैंने क्यों रिस्क लिया इतना। सो फिर मैंने क्या किया कि रादर दैन कि जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इवन मैं क्योंकि आईटी कंपनी में और अपनी बना ही रहा था तो मैंने 2 बंदे हायर किए। आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि पाकिस्तान में लोग इतने इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। मुझे नहीं पता था जब मैं पोर्टल बना रहा था कि कितने इन्वेस्टर्स हैं। तो मैंने एक बंदे को पिच किया, यार मैं ऐसा आइडिया है, मैं ये कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ आ जाओ। कहता है यार तुम क्या कर रहे हो ना, तुम फजूल में अपना पैसा ज़ाया कर रहे हो। 32,000 टोटल इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में, तो 32,000 कौन देगा ना तुम्हें पैसे इस चीज़ के लिए। सो आई वाज शॉक कि यार 32,000 हैं। तो मुझे भी याद है फिर आईटी कंपनी के थ्रू मैं थाईलैंड गया कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहा था जी। और मैं बड़े डिप्रेशन में था क्योंकि मैं लाहौर में उन्हीं से मिलकर उनकी सारी नेगेटिविटी जो थी मुझे लग रहा था मैं बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सो मैंने अपने आप से सवाल किया ना, मैंने क्या ये मैं प्रोडक्ट उनके लिए बना रहा हूँ जो कि ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या ये मैं प्रोडक्ट, फिर जो दूसरा सवाल मेरे गया, मैं ये प्रोडक्ट उनके लिए बना रहा हूँ जो कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। Exactly, वो और जब मैंने फ्लिप किया ना तो देयर वाज अ मैसिव टाइम, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट मैसिव थी, लोगों को पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड बिल्डिंग सरमाया.pk। एक बंदे से स्टार्ट किया, फिर 2 बंदे हो गए, 3 हो गए। बाय द टाइम हम कोविड हिट किया, सरमाया.pk को पूरा हमने रीवैम्प किया। हमारे पास आईटी प्रोजेक्ट्स में जब प्रोजेक्ट्स आना कम हो गए तो हमने पूरी की पूरी आईटी सोर्स जो थी फोर्स हमने लगाई सरमाया.pk की बिल्डिंग में। यहाँ तक कि 2021 में मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं आईटी कंपनी को चलाऊँ कि सरमाया.pk को चलाऊँ। सो आई नीड टू टेक द हार्ड डिसीजन। लोगों को समझ आती है कि द हार्ड डिसीजन फॉर मी वॉज टू लेट गो माई ABC डाटा बिजनेस, जो कि आईटी कंपनी थी जो कि बड़ा अच्छा काम कर रही थी। आई टोटली फोकस्ड बिकॉज मुझे पता था कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एक बंदा भी अगर प्रॉफिट कर लेता है, आप किसी एक बंदे की फैमिली जो पूरी डिपेंडेंट है उस पर, उसकी ज़िंदगी चेंज कर लेते हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। सो आई फोकस्ड ऑन सरमाया.pk। अभी के टाइम पे वी आर डूइंग ज़ीरो आईटी बिजनेस, वी आर फुली फोकस्ड। पूरी माशाल्लाह 50 बंदों की टीम है जो कि सिर्फ सरमाया.pk पे काम करी है। ये छोटी सी हमारी जर्नी थी। नहीं, ये छोटी सी नहीं, ये इतनी इम्पैक्टफुल जर्नी है, कमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि आपने एक स्टेबल जॉब छोड़ी, प्लस यू टुक दैट रिस्क कि नहीं मैं एंटरप्रेन्योरशिप में, वो भी पाकिस्तान में आऊँ जहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आपको तो पता है अच्छी तरह कि नहीं है, प्रोसेसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, कम्बरसम है, लोगों को समझ नहीं आता। एंड देन फिर आप उसके बाद भी ऐसे बिजनेस में आ गए जहाँ पे वही जैसे आपके फ्रेंड ने आपको कहा था कि 32,000, कोई पॉपुलेशन का इंटरेस्ट था ही नहीं है। तो पिछले 1-2 साल में आई थिंक ज़्यादा, ये कोई 4 लाख के लगभग आई थिंक इन्वेस्टर्स हो गए। अब 4 लाख हो गए। उस वक्त हमें कहते थे कि 1.25 लाख इन्वेस्टर हैं जिसमें से एक्टिव सिर्फ 32,000 है। सो जो एक्टिव थे आज तो माशाल्लाह 100,000 प्लस हम क्रॉस कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। और वो मुझे समझ आता है कि लोग अब इसीलिए आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और अगेन जब मैंने स्टार्ट किया था, जो सबसे बड़ा रिग्रेट था मेरा कि यार ये मैंने इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल 10 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट की। और मैंने कहा नहीं यार मैं बहुत लेट हो गया हूँ ना, 2018-19 भी बहुत लेट है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार मैंने कितने अच्छे टाइम पे स्टार्ट की थी। और जो बंदा आज भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी ये बड़ा मुश्किल फेज़ है कि वो ये डिसीजन कि यार मैं शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मिस कर चुका हूँ, मैं आज भी नहीं स्टार्ट करता, मैं वेट करता हूँ अगली अपॉर्चुनिटी कब आएगी। और मेरे ख्याल में वेट जो है ना वो सबसे बड़ा रिग्रेट है किसी की भी लाइफ में। एक बंदा जिसने 2 साल पहले ये डिसाइड किया था नहीं यार ये 55,000 पे तो कर गई है, जब 40 पे आएगी फिर मैं करूँगा, वो आज तक वेट ही कर रहा है। तो हमें मेरे ख्याल में वी नीड टू टेक द एक्शन वाला एलिमेंट हम अच्छी चीज़ सुनकर मिस कर देते हैं और फिर हम अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे फ़ायदा कोई नहीं आपके उसको। ऐसे ही है।
लाइक साहब मतलब मेरे अपने फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द फाइनेंस सेक्टर, वो कंसल्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि मेरे तो फादर ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और सारे पैसे डूब गए, इसलिए वी डोंट ट्रस्ट इट। हालांकि आप मार्केट के बेसिक फंडामेंटल्स तो समझो ना, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि नहीं अब ये 185 से नहीं, ये 150 पे जाएगा तभी मैं ख़रीदूँगा स्टॉक, और वो वक्त फिर वापस ही नहीं आता। और उसका प्रॉब्लम ये है कि दे आर लुकिंग एट द लेंस फ्रॉम द मीडिया। आप 8 से 9 बजे अगर नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हैं तो किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, यहाँ सेल ही नेगेटिव होता है। अब जैसे मेरा आपने लिंक्डइन की पोस्ट पढ़ी, वो मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़्यादा उसकी रीच थी, लेकिन एक ज़ुरैन का आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा जी 8 आवर हो गया, वो वायरल हो गया, ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, मैं किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो मैं यहाँ पहुँचूँगा, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह मुझे लगता है कि 2021-22 के अंदर पाकिस्तान को स्टॉक मार्केट को लोगों ने मिस किया है। अभी स्टार्टअप की कैटेगरी में अगर आप प्रेफर कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाना, और आप जिस तरह मेरा अपना अगर आप देखें, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था मैनेजरियल, मैंने तो सिंपल 3 लोगों को लीड किया हुआ था अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। लेकिन जब मैं इस रूट के ऊपर आया तो मुझे समझ आई यार ये तो इतना अनटैप चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं है। हालांकि अभी मैं उस प्रोडक्ट के अंदर हूँ जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट अभी भी कम है। और मैंने आईटी जैसा ल्यूक्रेटिव, मैं जब स्टार्ट किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 रुपये के ऊपर डॉलर का रेट था, और मेरी एक मंथ की जो इनकम थी वो सरमाया की शायद ईयरली का रेवेन्यू या प्रॉफिट से ज़्यादा थी। अब 280 रुपये का डॉलर हो गया है, और अभी भी मुझे लगता है प्रोडक्ट में लोगों के इम्पैक्टफुल ज़्यादा है। मैं इस टाइम पे अगर आईटी का काम करूं वो ज़्यादा लुक्रेटिव है। Exactly. सो आईटी का बंदा जब पाकिस्तान से छोड़ के बाहर जाता है तो मुझे समझ नहीं आती है क्यों जा रहा है ना। आपके लिए जो माहौल बना हुआ है वो आपके लिए बनाया हुआ है कि आप डॉलर बेस इनकम रखो तो टैक्स कम है, आप यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करो जिस तरह हमने स्टार्ट किया। 50 बंदों की आईटी की टीम, $multi-million का बिजनेस है आपका। और हम यहाँ से फॉर एग्जांपल एक अच्छी लाइफ के लिए, लाइफ भी क्या कि उस पर टैक्सेस करने के बाद आपकी इनकम कम ही रहती है। Exactly. So मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में लोग मिस करें इस अपॉर्चुनिटी को भी, जहाँ पे आपके पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। और अगर आप हर सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा, हार्डवेयर ओरिएंटेड बिजनेस, इंजीनियरिंग या कोई लेबर ओरिएंटेड, उनके लिए बाहर जाना शायद बेहतर है। लेकिन आईटी जैसी फील्ड जहाँ पे आप यहाँ से बैठ कर डिजिटली पोस्ट कोविड सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं आपके लिए मौके ज़्यादा हो गए हैं। एआई ने आपकी चीज़ें और स्पीड अप कर दी हैं। आई थिंक स्टिल गेटिंग द पीआर, गोइंग अब्रॉड, सेटलिंग आउटसाइड, आई डोंट थिंक इज़ द राइट थिंग टू डू। पाकिस्तान में रहकर आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, और एक्चुअली अगर आप पैसे बना लेते हैं, मेरे ख्याल में पूरा जो ग्लोब है वो आपकी रीच में ही है। आप सेकंड पासपोर्ट ले लें एक्स्ट्रा पैसों से, आपने ट्रैवलिंग ही करनी है, रादर देन कि आप 7 साल तक वेट करते रहें कि पीआर है फिर नेशनैलिटी मिलेगी। और लोग ज़्यादातर इसीलिए नेशनलिटी लेते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करें। बाय द टाइम दे गेट नेशनलिटी दे नेवर ट्रैवल टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, टू सेव मनी, टू फीड देयर फैमिली। अब अभी भी मैं कह रही हूँ ना, मेरे साथ के जो लोग हैं, अगर 3 महीने उनकी जॉब चली जाए ना तो वो उनके हाथ पांव फूल पड़ते हैं कि उनके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा है, दे आर नॉट एबल टू मीट द एक्सपेंसेस। सो आप उस मुल्क में रहें जहाँ पे एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली, अगर आप डॉलर बेस इनकम है आपके कम है, और आपकी सेविंग ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, और एक सेफ्टी नेट भी होता है ना। आप इस माशरे में यू गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, वहाँ पे कंपटीशन में एंटर होना भी बहुत मुश्किल है। जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। पर लाइक साहब, एक सवाल मेरे जहन में, मुझसे ना खुद भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग, ये स्पेशली ख़वातीन काफ़ी मुझसे पूछती हैं, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एक जवाब मेरे जहन में है बट मैं देखती हूँ आपसे मैच करता है कि नहीं। लोग मुझे कहते हैं कि गोल्ड इतना ऊपर चला गया, सिल्वर इतना ऊपर चला गया, आप बैठ के कह रही हैं कि स्टॉक्स में पैसे लगा देते, हम तो बस सिल्वर गोल्ड की बार्स खरीद लेते, 1-1 किलो सिल्वर ही ले लेते, उस वक्त तो बस सही रहते। अब हम क्यों ये रिस्क भी लें, ये इतना पढ़ें भी कि ये कंपनी है, ये इसके फंडामेंटल्स हैं, ये है, हम क्यों ऐसे करें? वाई नॉट जस्ट गेट अ बार ऑफ गोल्ड, या कोई रियल एस्टेट का एक प्लॉट उठा लो, वो करोड़ों का बिक जाएगा। अच्छा, ये जो है ना, जब चीज़ चल पड़ती है ना, फिर लोगों को ये लगता है काश हमने ये किया होता, काश हमने बिटकॉइन ले लिया होता, काश। देखिए, जो गुजर गया ना वो तो आपको लेसन ही दे सकता है, और आपने उससे क्या लर्न किया, आपने उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई किया, वो आपकी गेम है, ठीक है।
जो गोल्ड सिल्वर है ना, पहले मुझे भी लगता था इज़ नॉट ए गुड एसेट, लेकिन अब जब मैंने भी अपनी 1-2 वीडियोस करके रिसर्च की तो मुझे समझ आई कि यार डॉलर बेचारे की अपनी हालत इतनी ख़राब है कि लोग डॉलर में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सेफ एसेट को प्रेफर कर रहे हैं कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसीलिए नहीं चल रहे कि बस जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि डॉलर के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है लोगों का, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अगर आपकी पास इतनी वेल्थ है तो आपको सब एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड होना चाहिए, 5% क्रिप्टो होना चाहिए, मे बी आपके पास कोई अपना प्लॉट होना चाहिए, घर होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में भी होना चाहिए, लो रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको स्टॉक मार्केट से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लो कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम रिटर्न आपको वहीं से मिलेगा। गोल्ड आज आप देखें 5 लाख के करीब पहुंच चुका है, क्या लेंगे आप उसका? तोला सोना लेंगे, ठीक है। 5 लाख की और अच्छी कंपनी आपको मिल सकती है जो कि आपको सालाना 50 से 70 हज़ार रुपये का डिविडेंड घर बैठे हुए दे दे। उसमें ये पोटेंशियल है कि 5 लाख से 10 लाख हो जाए। गोल्ड में भी है, लेकिन गोल्ड आपको डिविडेंड नहीं देगा, स्टॉक मार्केट आपको डिविडेंड देगी। प्लॉट आपको क्या देगा? प्लॉट आपको 5 साल के ऊपर किस्तों पे लेंगे, वो आपको कोई कैपिटल इनफ्लो नहीं देगा, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको डिविडेंड की सूरत में कैपिटल इनफ्लो भी देगी, ठीक है। और स्टॉक मार्केट आपसे ये नहीं कह रही है कि 5 लाख से स्टार्ट करें, स्टॉक मार्केट कह रही है आप 50 हज़ार से कर लो, आप 10 हज़ार से कर लो, आप 5 हज़ार से करो, आप 500 रुपये से कर लो, कहीं से तो कर लो। तो वो जितना एंट्री बैरियर टू कैपिटल स्टॉक मार्केट में ईजी है जी। हाँ, ये है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड रहना बहुत मुश्किल काम है। रीज़न उसकी वही है कि अगर यही रियल स्टेट भी स्टॉक मार्केट की तरह की कोई ऐप होती जहाँ पे DHA फेज़ 2 का प्लॉट इस तरह ऊपर नीचे हो रहा होता कि आज 1 करोड़ का हो गया, एक 10 का हो गया, अब 85 हो गया, 70 का हो गया, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो 10 लाख पे भी मिल रहा होगा प्लॉट, क्योंकि वो कोई ऐप अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात हो रही है और डील इटसेल्फ में मटेरियलाइज होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको 1 सेकंड के अंदर एक स्टॉक मार्केट 10% नीचे पे जाती है, आपके एकदम इमोशंस हो जाते हैं, 10% का लॉस हो के चलो मैं सेल कर देता हूँ। सेलिंग भी मिली सेकंड्स में हो जाती है, बाइंग भी सेकंड्स में हो जाती है, फिर आपकी वॉलेटिलिटी भी आपको सामने नज़र आती है। होल्ड करना मुश्किल है। यहाँ पे मैं आपको थोड़े टूल्स बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट को सही तरह पे होना कि क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और Sarmaya.pk इसीलिए मैं बताऊंगा क्योंकि वहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म ऐसे बिल्ड किया है कि जो आपको हेल्प कर सकता है कि पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि क्यों करना चाहिए, और फिर आपको ये समझ आ गई कि आपने करना है तो कहाँ पे करना है, वहाँ पे भी हम बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, फिर उसको हमने इंटरेक्टिव बेस रखते हैं ताकि आपको भी हो। अब आप Sarmaya.pk पे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे टूल्स में ना हमने काफ़ी टूल्स बनाए हुए हैं। मैं जनरल के अंदर एक जो मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो महंगाई है, ठीक है। महंगाई को समझने का क्या तरीका है ना, महंगाई को समझने का तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको इजीली जी, ठीक है। अब महंगाई को समझने का ना तरीका क्या है कि अगर जो मुझे लगता है कि आज से जो 20-22 साल पहले ना 2000 में बात कर लें या 2002 की बात कर लें, 10,000 रुपये चाहिए थे एक फैमिली को। मैं बार बार बात करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि 10,000 रुपये चाहिए थे लोगों को अपना घर चलाने के लिए, जिसमें बेसिक जो नीड्स हैं लोगों की वो करने के लिए जी। अगर मैं सिर्फ उसको इन्फ्लेशन के साथ मैप करूँ ना कि वही 10,000 रुपये आज की तारीख में कितने बनते हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ग्राफ में यहाँ पे बताया हुआ है आज की तारीख में तकरीबन 1,04,000 रुपया चाहिए उन्हीं 4 फैमिली मेम्बर्स को कि जो 10,000 रुपये आज से 23 साल पहले कंप्लीट करते थे। अगेन मैं बहुत बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि आपको रोटी कपड़ा मकान जितनी चीज़ें, ब्रेड हो गया, दाल होगी, चिकन हो गया, तो आज की तारीख में आपको 1,04,000 रुपया चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो रुपया है वो इतना डीवैल्यू हुआ है। इसको अगर मैं रिवर्स में बताऊं जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 950 रुपये की 2002 में मिलती थी आज हमें 10,000 रुपये की मिलती है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मैं अगर इसको और पीछे ले जाऊँ, Sarmaya.pk पे हमने डाटा भी ऐसे प्लॉट किया हुआ है कि अगर हम देखें कि 1990 में 10,000 रुपये की वैल्यू और आज की वैल्यू क्या है। 1990 का 10,000 रुपया आज का तकरीबन कितना बनता है ये 270,000 रुपीज़। ओह माय गॉड, ठीक है। मैं अगर और पीछे लेके जाऊँ 1980 में चले जाते हैं, 80 से ये डाटा हमारे पास है। सो 1980 का 10,000 रुपया आज का तकरीबन 5.25 लाख रुपया बनता है, ठीक है। या इसको उल्टे अल्फाज में कहते हैं कि जो चीज़ 1980 में 200 रुपये की मिलती थी आज 10,000 रुपये की मिलती है। और ये सिर्फ फिनोमेना हमने इसको ना बड़ा तरीके से दिखाया हुआ है। जैसे 1981 में 12% इन्फ्लेशन थी, फिर 6% पे थी, 86 में 4 थी,
90s में फिर अगेन 12, 10, 12, 12, 12, 11, फिर 99,000 मुशर्रफ के दौर में फिर सिंगल डिजिट पे रही। फिर अगर आपको याद हो कि जब आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे भी स्पाइक कर गए थे, 20, 14, 12, 13, 8। फिर जब ये लास्ट टाइम जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में बूम आया था, तो फिर हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट नीचे गए 7, 3, 4, 4 और 4 के अंदर ना हमारा ऑल टाइम हाई 53,000 को हमने टच किया था। फिर हमने देखा इंटरेस्ट रेट ने फिर 5, 11, 10, 10, 20 यहाँ तक कि 2019 के बाद डबल डिजिट में रही, 11, 10, 10। कोविड में 7, 7.5 पे आया था, लेकिन ऑन एवरेज 10 पे ही हम डबल डिजिट में रहे। फिर ये इतना बुरा टाइम आ गया था कि 2022 में 20, 2023 में 33, 2024 में 23। ये वो गवर्नमेंट चेंज का टाइम है। हाँ, अब थोड़े स्टेबिलिटी और की तरफ जा रहे हैं। ये डाटा सारा हमने सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान का किया है, माशाल्लाह इन्फ्लेशन में हम पूरी दुनिया को बीट करें इसमें। कि जहाँ पे यूएसए में इस टाइम के ऊपर भी, और यूएसए में भी बुरा टाइम चल रहा है, 2.6 हुई है लास्ट ईयर, 3.2 हुई है, उससे पिछले साल तकरीबन 5% तक भी चली गई थी। दुनिया में ऑन एवरेज 6.9% पे थी, हमने 33% के ऊपर हमारा इन्फ्लेशन था। आज के टाइम पे हमारा ऑन एवरेज अगेन अभी 10.5 के ऊपर है, लेकिन अगर हम ऑन एवरेज 2025 में देखें 12.5 पे था, दुनिया 4.5 पे थी, 4.5 पे थी, और यूएसए में 2.6 थी। ठीक है, तो हमें समझ आनी चाहिए कि सबसे जो हमारी जंग है जिसके साथ, वो महंगाई के साथ है। ऐसे ही है कि आपका आज का जो रुपया है, आज अगर मैं 10,000 रुपया कह रहा हूँ, सो मैंने इंश्योर करना है कि उस 10,000 की वैल्यू आज से 20 साल बाद मैं ये रिग्रेट ना करूँ कि मैं जो चीज़ आज कर सकता हूँ ना, तो मेरे वो एसेट मुझे वो रिटर्न नहीं दे रहा कि मैं वो चीज़ 20 साल बाद भी कर लूँ। बेशक वो घर चलाना हो, बेशक वो किसी की फ़ीस हो, बेशक वो कुछ और हो। और इस पर्टिकुलर टूल को ना आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकती हैं। लेक साहब, यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करूँगी। मैंने 2 तरह के लोगों के लिए आपसे टूल समझना है। एक वो लोग हैं जो ख़वातीन हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनका बाहर की दुनिया का एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने वही जो उनको पॉकेट मनी मिलती है या ख़वातीन को घर चलाने के लिए जो मिलता है, उसमें से उन्होंने 5-10 हज़ार हर महीने सेव कर लिया। हाथ बहुत तंग है, मगर वो फिर भी उस 5-10 हज़ार को आपकी बातों से मोटिवेट होकर यूज़ करना चाहते हैं। एक उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी, और दूसरा ऐसा सेट है जो 26-27 प्लस है और स्टेबल जॉब है, वो हर महीने एक 20-30 हज़ार 40 हज़ार में भी ईज़िली सेव कर लेते हैं, तो उनके लिए रिस्क फैक्टर उतना हाई नहीं है। इन दोनों के लिए कोई स्ट्रैटेजी हो फॉर इन्वेस्टमेंट, कंसिडरिंग आपका टूल वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जब आप इसको एक्सप्लेन करें तो ये भी बताएं कि कौन सा पार्ट ऑफ द टूल इज़ पेड फॉर और कौन सा ऐसा है जो हर बंदा एक्सेस कर सकता है। बिकॉज आई थिंक ये जो आप डिप्रिसिएशन वाला दिखा रहे हैं ये हर कोई एक्सेस कर सकता है, राइट? मेरा नहीं ख्याल है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के बाद लाइव कर दूंगा सबके लिए, ठीक है। लेकिन मैं वैसे एक चीज़ आपको बताऊं, जिस तरह मैंने कहा, ये आप हर चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सेमेस्टर की फ़ीस थी ना, मैंने नर्स से डिग्री की थी 2005 में। अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ ना कि 2005 में जो 36,000, मुझे तब भी लगता था यार इतने पैसे कौन देगा डिग्री करने के लिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, सो आज की तारीख में तकरीबन 3 लाख रुपया बनता है सेमेस्टर, और तकरीबन 3 लाख रुपये की ही सेमेस्टर की फ़ीस है। तो जितने भी इदारे हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं रुक रही। आपकी महंगाई बढ़ती है, उनकी फ़ीस बढ़ती है। अगर आपकी इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो आप ऑलरेडी लैग कर चुके हैं। एग्जैक्टली। तो जो प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट में माइंडसेट की मैं बात करता हूँ कि हम हर सेकंड के ऊपर स्टॉक की प्राइस देखते हैं, तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि स्टॉक की प्राइस इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम विच वी नीड टू बेसिकली फाइट। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और एक हम ब्रॉडर वे में अपने वैल्यू को अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे जो अब आपने बात की, अब मेरा एक और टूल है ना, मैं ROI टूल की बात करता हूँ। क्यों मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मैं ROI टूल की बात करूँ, और ROI टूल में मैं अगर ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी तो खैर अभी सबको नज़र आता है, अगर यही 2002 में मैंने 10,000 रुपये मीज़ान बैंक में किए होते तो मुझे कितने पैसे चाहिए थे, ठीक है। सो 2002 में अगर आप देखेंगे तो मीज़ान बैंक में तकरीबन 12 रुपये का मैक्सिमम शेयर था, ठीक है। तो अगर मैं चले 10,000 रुपये पे उसको प्लॉट करता हूँ कि अगर वो 12 रुपये का शेयर था, ठीक है, सो 12 रुपये के ऊपर तकरीबन आपने 800 शेयर लिए, तो तकरीबन 9,600 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है जी। अभी आप ये चेक करें, 9,600 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, जो उसने डिविडेंड दिया वो 4,80,000 रुपये का है। ओह वाओ। डिविडेंड यानी आपको रिटर्न कैश में 4,80,000 रुपये मीज़ान बैंक ने दे दिया है।
जो 10,000 रुपये की वैल्यू है वो तकरीबन 22 लाख रुपया बन चुकी है। अमेजिंग। दिस इज कंपाउंडिंग एसेंशियली। दिस इज नॉट इवन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स कि अगर आपका डिविडेंड आ रहा आप री इन्वेस्ट कर दें, आपका डिविडेंड आपका री इन्वेस्ट कर दें। दिस इज जस्ट लाइक बाइंग ए प्लॉट, कि आपने प्लॉट लिया या घर लिया और घर ने आपको इतनी इनकम दे दी कि आप अपना खर्चा भी चला रही हैं और इसके रिटर्न के ऊपर आपके पास एक कैपिटल अवेलेबल है जो कि आप कहीं यूज़ भी कर रही हैं। और अगेन मैं बात नहीं कर रहा कि आप अभी 2 साल 3 साल या मैं 20-22 साल की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आपने 1 साल के लिए 2 साल करने के, तो बेहतर आप ना ही करें, आप लॉसेस ही करेंगे। बिल्कुल। जब तक आपका हॉरिजॉन 5 साल 10 साल 15 साल लॉन्गर, अब जिस तरह आपने बात की कि एक जो फैमिली जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं, अब जिनका बच्चा अगर 5 साल का है और 13 साल बाद उन्होंने डिग्री करनी है और आपको नज़र आ रहा है यार मैं 8,000 रुपये अगर स्कूल बच्चे की फ़ीस अभी दे रही हूँ, तो बाय द टाइम वो 18 पे जाएगा तो मैं कहाँ से पैसे ला के इसकी डिग्री के पैसे दूंगी जो कि 3 लाख रुपये सेमेस्टर है अभी। ठीक है। सो उनके लिए चाहिए कि वो थोड़े सी इन्वेस्टमेंट, अगेन मैं थोड़े से बात क्या कर रहा हूँ कि 10,000 रुपया 5,000 रुपया कुछ इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट की उन कंपनीज़ में। अगर नहीं समझ आती तो म्यूचुअल फंड में चली जाए, उन फंड्स को देखें जो कि अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। यहाँ पे अगेन मैंने एक टूल बनाया है जिसमें हम बेसिकली सिप कैलकुलेटर की हम बात कर रहे हैं। सिप कैलकुलेटर क्या है ना कि अगर मैं कहता हूँ जी कि 10,000 रुपया महीना मैं इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी और मैं अगर एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज 18% का रिटर्न देती है और मैंने अगले 15 साल तक ये इन्वेस्ट करना, अगर किसी का बच्चा छोटा है या किसी ने 15 साल के लिए करना है, तो ये आपका हॉरिजॉन होना चाहिए कि आपने तकरीबन 10,000 रुपये 15 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1.8 मिलियन जी, और आपने तकरीबन 15 साल बाद रुपया तकरीबन 90 लाख रुपया बना दिया। और इसमें वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं साथ साथ जो अभी री इन्वेस्ट की भी बात नहीं कर रहा। ओके। रियलिटी इस रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। मैंने अभी आपको 10,000 रुपये पे 47 लाख रुपए बना के दिए। अभी मैं आपको कह रहा हूँ यही 10,000 रुपये अगर महीना आप करते रहें तो आपका रिटर्न कहाँ पे जाएगा। मैंने कहा बेंचमार्क अपना लोएस्ट रखें, एक्सपेक्टेशन अपनी लोएस्ट रखें और एक्सपेक्ट करें कि एक्सपेक्टेशन को बीट करेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं यहाँ पे और फिर हम हर साल अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार देखो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, ये ठीक नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, वो बैरिया का वो वाला प्लॉट लिया होता तो अभी ऊपर गया होता, अब ऊपर चला गया, मैं लूँगी तो वो आप बेहतर है। स्टॉक मार्केट पे आप उस पर्टिकुलर कंपनी पे जाना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी 50% परफॉर्म कर गई है। आप उस पर इन्वेस्टेड ही नहीं रहना चाहते, जो कि अंडर वैल्यूड है, अच्छी है, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। यही मीज़ान बैंक आज से 5 साल पहले मैंने लिया था 100 रुपये पे ऊपर, तो तकरीबन 6-7 रुपये का डिविडेंड देता था। वो साल का 25% का डिविडेंड यील्ड था। अब 400 रुपये के ऊपर भी वो उतना % डिविडेंड यील्ड दे रहा है। ठीक है। सो अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो इन कंपनीज में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डिविडेंड ही इतना दे देती हैं कि आपका रिटर्न नहीं। मैं फॉर एग्जांपल अब अगेन अगर मैं ROE टूल पे आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है जी। मैं ROE कैलकुलेटर पे मीज़ान बैंक का दिखाता हूं क्योंकि मैंने तकरीबन 90 रुपीज़ का ये लिया था ऑन एवरेज। ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 1 लाख रुपये अगर मैंने 2020 में इन्वेस्ट किया हुआ है मीज़ान 21 में फॉर एग्जाम्पल कि 90 रुपीज़ का शेयर था और फॉर एग्जांपल मेरे पास 90,000 शेयर थे, 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ज़रा आप ये चेक करें 90,000 रुपीज़, अभी मैं 5 साल भी नहीं हुए, उस 90,000 पे मुझे ऑलरेडी 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल चुका है। बिल्कुल। और उसका रिटर्न ऑलरेडी 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर मैं आज सेल करूँगा तो मैं 6 लाख रुपए कमाऊँगा। स्टॉक मार्केट पे जब आपको इतना बड़ा एज मिल जाए कि आपका रिटर्न भी जेब में आ गया है और जब हम कहें कि आपका रिस्क ही ज़ीरो हो गया है, रिस्क क्या होगा ना, खुदा ना खास्ता मीज़ान बैंक कल को ज़ीरो होती है जो कि ना होने के बराबर है। अभी बहुत मेहनत चाहिए उनको फेलियर के लिए भी। तो मेरा रिस्क ऑलरेडी मेरे डिविडेंड के थ्रू कवर हो चुका है। अब जब मुझे इतना बड़ा एज मिल चुका है कि मैं डिविडेंड भी ले चुका हूँ, मेरी करंट इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा है, सो आइडियली मुझे मीज़ान बैंक को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अब ये कह रहा हूँ कि यार ये जो 1000 शेयर है ना, ये माशाल्लाह मेरे बेटे बच्चे जो है 10 साल बाद जब बड़े होंगे तो लेट्स सी कि ये 1000 शेयर मेरे बच्चों के एक्सपेंसेस कितना कवर कर लेगा। और ये मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं अब भी 10 साल का हॉरिजन देख रहा हूँ मीज़ान बैंक का, कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले 20-23 साल में इतना रिटर्न दिया है, तो आज भी अगर मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। पर लाइक साहब, आपने अभी एक बात की थी जो कि बड़ी रेजोनेट की मेरे साथ। आपने कहा कि लोग बड़ी जो कंपनी 50% रिटर्न्स कमा चुकी है ऑलरेडी, अपना वो पीक देख चुकी है, लोग उसमें ही जाते हैं। बट देखिए जो एक खातून है, जो स्टूडेंट है, उसे नहीं पता कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। आपने बात की अंडर वैल्यूड है और आपको नज़र आ रहा है कि इसका अच्छा फ्यूचर है, उसका स्टॉक लें। तो
किसी आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी अच्छी है, ये मीज़ान बैंक 2000 में अंडर वैल्यूड है और मे बी अब मुझे इसमें करना चाहिए? ठीक है, अच्छा, इसको ना स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आप किस मकसद के लिए जा रही हैं। मैंने अभी एक और पोस्ट भी की थी, वो भी काफ़ी लोगों में वायरल हुई। सो मैं 3-4 साल पहले ना जब मैं कंपनीज को देखता था, मैं कहता यार इनके कस्टमर हम ही हैं, पैसे भी हम ही दे रहे हैं, एग्जैक्टली प्रॉफिट ये शेयर होल्डर को दे देती है, तो जो कंज्यूमर है वो शेयर होल्डर क्यों नहीं बन जाता, ठीक है। सो मैंने ना सुई नॉर्दर्न गैस, एक गैस की कंपनी थी, मैं बिल उसका दे रहा था, मैंने कहा यार मैं इसमें ज़रा एक्सपेरिमेंटल फेज में ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया। मीज़ान बैंक वाज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो काम कर गया। तो मैंने क्या किया, 2021 के अंदर ही ना मैं SNGP के, मुझे अभी भी याद है, मैंने शेयर्स लिए और उसका डिविडेंड भी मैंने, बल्कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, वो आप पोस्ट भी कीजिएगा। तो मैंने ना तकरीबन 50 रुपये के शेयर लिए और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर थे 4500, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं सिर्फ 2021 से अभी तक की स्टोरी आपको मीज़ान बैंक की इसकी बताऊँ ना, सुई नॉर्दर्न गैस की, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2,25,000। मुझे उन्होंने डिविडेंड ही ऑलरेडी 1,35,000 रुपये का दे दिया है। अब इसका रिटर्न 2,25,000 से 5,35,000 रुपये हो गया, ठीक है। और रिटर्न कैगर की सूरत में 25% है, ठीक है। तो वी आर बेसिकली बीटिंग इन्फ्लेशन। जो मेरा पिछला रिटर्न था ना, वो जो मैंने बताया था कि यार तकरीबन मुझे 11,000 समथिंग आया था, टैक्स काटने के बाद तकरीबन 1,000-2,000 रुपये का टैक्स कट जाए तो 13,500 का मुझे डिविडेंड आया, जिसने मेरे 6 महीने के बिल को कवर किया, ठीक है। अब ये मेरी अपनी स्टोरी थी कि यार मैंने, और फिर ये एक स्टोरी नहीं है, मैंने कोलगेट में भी इसीलिए किया कि यार लेमन मैक्स हम घर में यूज़ करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। exactly. मीज़ान बैंक में हम पैसे रखते हैं तो इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते। देखें, जो फिजिकल बिजनेस है ना, जिनकी सर्विसेज प्रोडक्ट्स आपको अच्छी लगती हैं, अगर आप उनको समझ आ जाए कि यार ये कंपनीज अच्छी हैं, कितना मुश्किल काम है उसमें ये देखना कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में पहले तो आपको बिजनेस की ये नहीं कि आप CFA MBA या कोई स्किल होगा तो आप देखेंगी, सिर्फ आपको ये पता चल जाए ये प्रोडक्ट है, ये है। नेशनल फूड में काफ़ी अरसे से लोगों को कह रहा था कि करो। अब मैं सरमाया और PK की वैल्यू भी बताता हूँ कि कैसे लोगों को ना समझ आएगी कि ये अच्छी कंपनी है। यहाँ पे तो मैंने टूल्स बता दिए। अब कितना मुश्किल काम है ना कि सिर्फ नेशनल फूड पे बंदा जाए, ठीक है, ओके, और उसकी फाइनेंशियल्स पे जाए, ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल्स पे हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस ब्लू लाइन इज़ द टोटल रेवेन्यू, द ऑरेंज लाइन इज़ द नेट इनकम, ठीक है। दे वर अर्निंग 34 बिलियन रुपीज़ in 2021, they were earning 45 billion rupees in 2022, they were earning 64 billion rupees in 2023, they were earning 86 billion in 2024, they were earning 101 billion in 2000. so इतनी अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। अब मज़े की बात है, आप इसकी स्टॉक की प्राइस ज़रा 5 साल में देखें, जब इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा था और स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही थी, ये चेक करें, यहाँ पे 200 रुपये का था, फिर यहाँ पे 150 रुपये का हो गया, फिर यहाँ पे 100 रुपये का हो गया, फिर यहाँ पे 80-90 रुपये का भी हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 90, और कितने अरसे तक ये नेगेटिव में रहा, क्योंकि लोग कह रहे थे यार मुल्क के हालात ख़राब है, निकल जाओ यहाँ पे, सेल करो, निकल जाओ। कोई बंदा ये नहीं देख रहा था भाई रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, पैसे ज़्यादा कमा रही है, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की जस्ट बिकॉज के 8 बजे की खबरों में कोई नेगेटिव चीज़ आई थी, 2021-22 में देखें, जिस वक्त हम कहते हैं जी बहुत ही मुल्क के हालात ख़राब थे, दे वर ट्रेडिंग एट 150। इन 2023 जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब था, दे वर ट्रेडिंग एट तकरीबन लेस देन 100, इवन लेस देन 90, ठीक है। और फिर आप देखें, करने को तो मेरा लॉस चल रहा था, मैंने अगर 100 रुपये की कंपनी ली थी 85 पे, तो 15% का लॉस था। बड़ा इजीली मैं कह सकता था यार ये स्टॉक मार्केट ना एक बड़ा ही स्कैम है, बड़े लोग आते हैं, वो आपको शेयर्स देकर भाग जाते हैं और आपका लॉस हो जाता है, और मैं भी बुक करके निकल जाता हूँ। इससे बेहतर है मैं प्लॉट ले लूँ, मैं गोल्ड क्यों नहीं ले लेता, मैं ये कर लेता हूँ। बट कन्विक्शन होना कि आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड है जिसका अचार भी आप खा रहे हैं, टोमेटो केचप भी आप खा रहे हैं, मसाले भी आप खा रहे हैं, और फिर आपको टेंशन ये है कि यार प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन शेयर नीचे जा रहा है, और आप ये नहीं देख रहे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो ग्रो हो रही है, ठीक है, एंड यू जस्ट सेल इट। अब आप सिर्फ इसका रिटर्न देखें कि अगर आपने 2021 के अंदर तब आपने नेशनल फूड में इन्वेस्ट किया होता कि जिस टाइम पे ये 100 रुपये का चल रहा था, ठीक है। और अगेन ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे, आपकी सॉर्ट ऑफ मेंटल थेरेपी मैं कहता हूँ इसको, कि 100 रुपये के शेयर थे, आपने लाख रुपये इन्वेस्ट किया, अब आप मुझे बताएं 1 लाख रुपए के ऊपर 60,000 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है, और इस 1 लाख रुपए की रिटर्न जो है वो तकरीबन 5 लाख रुपए है, जो कि 42% कैगर है, ठीक है। तो अभी भी
पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ठीक है, और खाने पीने खुशी हो या गम हो हम खाते ही हैं, ठीक है। सो कितनी बड़ा एक एवेन्यू है जो कि नेशनल फूड के लिए एक बड़ी मार्केट है जिस पे ये काम कर रही है जी। मैं अगर आपको $1 बिलियन रुपया दूं और मैं कहूँ नेशनल फूड की तरह की कोई स्पाइस और उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर है आपकी, आप ज़रा उसका पैकेट जो है ना नेशनल फूड के साथ रखें, 10 में से 9 बंदे नेशनल फूड उठाएंगे और आपका प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है ये, और ब्रांड को आप शेयर की प्राइस में देख नहीं सकते, ठीक है, कि जितनी टाइम एंड एफर्ट इन लोगों ने बिजनेस बनाने में लगा दिया है उतना हम अब उससे 10 गुना का ज़्यादा भी बजट हम ले आए, हम वो ब्रांड नहीं बना सकते जो ऑलरेडी लोगों के जहनों में आ चुका है जी। स्टॉक मार्केट इज़ ए सच ए गुड प्लेस जहाँ पे इवन अगर आज भी आपके पास 400 रुपया है तो आप नेशनल फूड का एक शेयर ले सकती हैं, ठीक है। सो मकसद बताने का ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वाई यू आर इन्वेस्टिंग। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इन्फ्लेशन है जिसको हमने बीट करना है। अब उसके लिए हम क्या एवेन्यूज अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ हमें समझ आ जाए, जिस चीज़ का प्रोडक्ट हम यूज़ करें, और फिर हम प्रोडक्ट को ही देखते रहें। हमें प्रोडक्ट की सर्विस में गिरावट नज़र आए तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। नेशनल फूड की खोला था तो पिछली दफ़ा मसाले का टेस्ट कुछ था, अब कुछ है, आप उसको छोड़ दें। लेकिन जब तक प्रोडक्ट अच्छा है और आप उसको यूज़ करें और आप फैमिली में देखते हैं सारे ही उसका यूज़ करें, दैट इज़ ए गुड प्रोडक्ट टू बेसिकली बी इन्वेस्टेड एज वेल। बहुत सिंपल रखें। अगर आपको नहीं समझ आती स्टॉक मार्केट की, और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है, सो जस्ट गो विद म्यूचुअल फंड। कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इदारा है जो कि आपको क्वालिफाइड बंदा देगा जो कि लीड करता है उस फंड को, कि जो आपके पैसे हैं वो सही जगह पे इन्वेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल अगर सरमाया पे, अगेन मैं म्यूचुअल फंड का भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा कुछ पेड है, लेकिन ऑब्वियसली पीपल नीड टू अंडरस्टैंड बहुत एफर्ट लगी है हमारी, एंड जस्ट टू मेक इट सस्टेनेबल वी नीड टू बेसिकली मोनेटाइज सम पार्ट ऑफ इट, ताकि हम फ्यूचर में इसको और बेहतर कर भी सके। एंड इवन द अमाउंट दैट यू पे फॉर इट, आई थिंक वो आप 1 महीने में भी रिकवर कर लेंगे अगर आप अपनी सेविंग्स को इसकी मदद से सही तरह इन्वेस्ट करें। दिस इज नॉट, ये तो मैं अभी आपको एनालिसिस वाला पार्ट बता रहा हूँ। आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक आपने लेना क्या है और आप आपने ले लिया, अब आपको व्यू क्या चाहिए, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि जर जैसे हमने बनाया है। लेकिन जो लेना क्या है वो उसके ऊपर लोग, आप खुद सोचे, मार्केट में आप जाते हैं, सब्जी 10-5 दुकानों से आलू का रेट जाते हैं और सस्ती आलू लेते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि आपने कंपनी कैसे देखनी है, कंपनी का रेट कैसा है, ओवर प्राइस्ड, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अब मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन हमारे पास जितना डाटा है वो आपके लिए मोर देन इनफ है जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर एंटरिंग इनटू द राइट कंपनी, एंड देन यू आर डॉक्यूमेंटिंग कि किस रीज़न की वजह से आपने ये कंपनी ली। होता क्या है स्टॉक मार्केट पे, आपने आज बात कर ली कि नेशनल फूड इसलिए ले रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ये है। अब हमने प्लेटफॉर्म में एक जगह दी हुई है कि जब मैं आपको दिखाऊंगा भी, ट्रेड ओपन करते हुए आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि मैं क्यों ले रहा हूँ। होता क्या है कि आपने 100 रुपये का नेशनल फूड ले लिया, वो 85 पे चला गया, तो यू गो बैक टू कि लेते हुए मेरी साइकी क्या थी। अगर मैंने इसीलिए लिया कि प्रोडक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और वो उस वक्त भी वैलिड है जब वो 85 का ट्रेड हो रहा है, देन आई डोंट नीड टू सेल इट। लेकिन अगर उसमें कोई फंडामेंटल चेंज आ गई है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट किया था और नज़र आ रहा है कि वो नहीं है, तो आप सेल कर दे बेशक, ठीक है। बट हाउ डू वी नो इट्स ओवरवैल्यूड? ओवरवैल्यूड अगेन मैं उसके ऊपर लगाऊंगा क्योंकि हम टूल्स उस तरह बिल्ड करें जहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू अब प्री कैलकुलेट करें। अभी तक हमने लाइव नहीं किया, लेकिन वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि उसमें हम बता रहे हैं कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एग्जांपल इस टाइम पे ये है। इफ़ इट इज़ ओवर वैल्यूड तो आप देख सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव हो गई है। अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ ऑन द पास्ट डाटा, आप फ्यूचर की वैल्यूज़ को उसमें नहीं डाल रहे हैं। अब जैसे जैको की सेल हो गई है, अभी तक उनकी बुक्स में नेगेटिव जा रहा है, लेकिन उनकी फ्यूचर की सेल इतनी है कि नेक्स्ट वाली बुक्स में उनका प्रॉफिट नजर आएगा, तो स्टॉक की प्राइस ऊपर चली गई है, ठीक है। तो फ्यूचर की चीज़ आप न्यूज़ से रहेगी। अभी के टाइम पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड पे आएंगी, अगेन हमने पोर्टल को ऐसे बिल्ड किया हुआ है कि यहाँ पे आप इस्लामिक सेलेक्ट करेंगी, ठीक है। आप यहाँ पे लो रिस्क सेलेक्ट करेंगी, हाई रिस्क का मतलब है कि ये वो फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड को उन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगी, ठीक है। और फिर आप नीचे आएंगे और आप ड्यूरेशन डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 डे हो गया कि परफॉर्मेंस क्या है इसकी, जी। आप 1 ईयर पे देखना चाहती हैं, ठीक है। मैं 2 पे सिंपल लेकर बताता हूँ। अब ये कितना इजी हो गया ना कि पूरा म्यूचुअल फंड आपको एक जगह पे मिल गया कि मुझे बताएं कि किस म्यूचुअल फंड का क्या रिटर्न है। अगर मैं इसको 1 ईयर पे करता हूँ, ठीक है, सो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो फंड है
ये अलहमरा अपॉर्चुनिटी फंड ने 57% का रिटर्न दिया है। गोल्ड का फंड हाई रिस्क में हमने डाला हुआ है, उसने 56% का रिटर्न दिया है। गोल्ड को भी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं बाय द वे। अल अमीन शरिया स्टॉक फंड ने 51% दिया है। अल मीज़ान म्यूचुअल फंड ने तकरीबन 50% दिया है और 2% का इनका वन डे का रिटर्न है। तो इसी तरह आप डे पे कर सकती हैं। अब लोगों को म्यूचुअल फंड में भी समझ नहीं आती कि किस फंड में जाना है। Exactly. अब आप मीज़ान में चलेंगे, अब आपको ये नहीं पता कि मीज़ान के किस फंड में जाएं। हमने इसकी भी आसानी यहाँ पे दी हुई है। जिस फंड में भी आपने जाना है, आप नीचे AMC में चले जाएं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने मीज़ान सेलेक्ट करना है। अब मीज़ान के अपने हाई रिस्क के जितने फंड्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मीज़ान खुद भी इस तरीके से दिखा रहा होगा जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि आप एक जगह पे देख ले इनके जितने भी हाई रिस्क के फंड्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन क्या है कि आपने किस में जाना है। अब मैं इसको अगर सॉर्ट करूं तो मीज़ान गोल्ड फंड को चलें, वो गोल्ड है, इसको सेपरेट करते हैं। मीज़ान म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। मीज़ान डेडिकेटेड इस्लामिक, इन सब से बेहतर रिटर्न अभी तक मीज़ान म्यूचुअल फंड का है। ठीक है, तो अगर मैं मीज़ान म्यूचुअल फंड में चला जाता हूँ, ठीक है, और मीज़ान म्यूचुअल फंड पे मैं अगर ये देख लूँ कि म्यूचुअल फंड की अपना क्या चल रहा है ना, तो आप इसकी डिटेल्स में भी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख सकती हैं कि एक साल में तकरीबन 50% का रिटर्न है। मीज़ान किस पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं, आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकती हैं कि लकी सीमेंट, CICC, हपको, OGDC, मारी, FFC, मीज़ान बैंक इटसेल्फ, सिस्टम्स, PSO, दीज आर ऑल द कंपनी जहाँ पे ये इन्वेस्टेड है। आप इसका नैव की जो आपको है, जब से मीज़ान म्यूचुअल फंड आया है 2007 से, डाटा आपको हिस्टोरिकली यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मिल जाएगा। अगर आपने इस मीज़ान म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपया डाला होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं सिप करके कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी। तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1,68,000। ठीक है जी। जो रेड लाइन है वो बेसिकली नैव की प्राइस है। नैव की प्राइस का मतलब है कि जो शेयर नैव की प्राइस डेली आ रही होती है उसके ऊपर इसका जो टोटल रिटर्न है वो 5,24,000 है। ठीक है, और अगर इसमें मैं डिविडेंड भी डाल दूं तो 5,58,000 है। ठीक है, सो ये बताता है कि अगर आप 1,000 रुपये जो हम बात कर रहे थे 1,000 रुपये भी डालती हैं और अगर मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 168,000 तकरीबन 16 लाख बनेगा अगर हम पिछले 18 साल को देखें। और 16 लाख का रिटर्न इस टाइम के ऊपर आप देख ले तो 55 लाख रुपये से ऊपर बनता है, सिर्फ 10,000 रुपये आप डालते रहें। और अगर आप इसका कैगर देखेंगी तो ये ऑलरेडी 15-20% से ऊपर होगा। ठीक है, लाइक साहब अब इसी ग्राफ पे अगर हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही थी कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि दो तरह के लोग हैं, एक जो रिस्क नहीं ले सकता और एक जो रिस्क ले सकता है इजीली, मतलब स्टेबल कंडीशन में। जो नहीं ले सकता उसे आप रेकमेंड करेंगे इस म्यूचुअल फंड में? बिकॉज आप देखें तो ग्राफ थोड़ा स्टैग्नेंट भी रहा है ना, बीच में एक पीरियड में ग्रो नहीं किया, अभी एक मैसिव ग्रोथ है ये। तो उनके लिए स्पेशली जिनके लिए इस पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो शुड दे एलोकेट टू सच अ म्यूचुअल फंड और शुड दे मूव टुवर्ड्स लाइक? मैंने रिसेंटली एक वीडियो की थी जहाँ पे मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड को एनालाइज किया था कि इस टाइम पे म्यूचुअल फंड पे 4 ट्रिलियन रुपया लोगों का इन्वेस्टेड है, जिसपे इंस्टीट्यूशन भी हैं, हाई नेट इंडिविजुअल भी हैं, आम लोग भी हैं जी। 4 ट्रिलियन में से तकरीबन 12% जो है सिर्फ हाई रिस्क में इन्वेस्टेड है। जिसका मतलब है 500 से 600 बिलियन सिर्फ आपका इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्टेड है। बिल्कुल 3.2 से 3.3 ट्रिलियन रुपया लोगों का लो रिस्क में इन्वेस्टेड है एंड पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द रिस्क। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब की एक वीडियो पे एक ग्राफ मैंने बताया था कि छोटा सा अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको उसका रिटर्न क्या मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं ये दिखाना ये चाहता हूँ कि बेसिकली बताने का मकसद ये है जी कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं कि आप 75% लो रिस्क में रखें और 75% से ज़्यादा 25% आप हाई रिस्क में रखें, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है वो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे। और लो रिस्क में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो लोग मैंने देखा है कि एल्डरली लाइक वो कौमी बचत के वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इस तरह के कोई लो रिस्क वाले फंड्स। अब ये देखें ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको ना, ये ग्राफ ये बता रहा है कि अगर आप 100% लो रिस्क में रहेंगे जी, सो आपका जो टोटल रिटर्न है, अगेन ये 6 महीने पहले किया था तब 13% था, अब तो 10% हो गया होगा तकरीबन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें से 25% सिर्फ हाई रिस्क में इन्वेस्ट करते हैं, 75% लो रिस्क करते हैं, तो आपका रिटर्न 13% से 31% पे चला जाता है। इसका मतलब ये आसान अल्फाज में कि 10 लाख रुपए थे आपके पास, 7.5 लाख रुपए पे आपने कोई रिस्क नहीं लिया, उस पर आपने लो रिस्क में डाला। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट पे चल, वो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि 7.5 लाख रुपए पे आज की तारीख में भी आपको तकरीबन 75,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। ऐसे आप 75,000 रुपये के प्रॉफिट को आप 2.5 लाख रुपया हाई रिस्क में डालते हैं और खुदा ना खास्ता स्टॉक मार्केट अगर
40% भी नीचे जाएगी, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, आपका 10 लाख ही होगा। सो बेसिकली आप हेज कर रही हैं, जो आपका प्रॉफिट है लो रिस्क का इन हाई रिस्क के, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, अगर यहाँ तक चलेगी तो मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, यहाँ से थोड़ा नीचे गया तो मेरा लॉस होगा। अगर इस स्ट्रेटजी पे आप जाती है, जिसको मैंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी कहा है, कि सिर्फ 25% आप हाई रिस्क में रखें और 75% आप लो रिस्क में रखें, आप अपना प्रॉफिट तकरीबन 140% इंक्रीज कर देती हैं सालाना। That's true. जहाँ पे पिछले साल आप सिर्फ, इस साल भी अगर आप इन्वेस्ट करती हैं 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं जी, तो आप तकरीबन 25% प्लस पे चले जाते हैं, जस्ट इन्वेस्टेड इन द हाई रिस्क 25%, नॉट 100%। और अगर आपको बहुत थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना है और स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर आप मीडियम वाले रिस्क में जाते हैं, जहाँ पे 50% लो रिस्क एंड 50% हाई रिस्क जी, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट अगेन 250% इंक्रीज हो जाता है। इवन यहाँ पे जहाँ पे 30% था, उस टाइम पे 50% था। तो मैं अगर एज्यूम कर लूँ अभी के टाइम पे भी, तो 25 से आप 35% पे जा सकते हैं बाय जस्ट पार्शियली इन्वेस्टेड इन द हाई रिस्क एंड लो रिस्क, ठीक है। और अगर बहुत ही एग्रेसिव में जाते हैं और 75% हाई रिस्क में जाते हैं, 25% लो रिस्क में जाते हैं, तो तब भी आपका प्रॉफिट उस टाइम पे 70% पे था, जो कि मैंने 100% हाई रिस्क से कंपेयर किया। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डिफेंसिव का मतलब ये नहीं है कि लो रिस्क में चले जाएं, थोड़ा सा एक्सपोजर आप हाई रिस्क में लें। बिल्कुल। और हाई रिस्क में रहने का एक्सपोजर क्या है कि आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जी, कि उसका रिटर्न इतना ज़्यादा होगा जो कि मे बी लो रिस्क को करेगा, और वो मेंटल सुकून भी है कि आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड है और आपको कैपिटल के ऊपर रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक दिस वाज सच अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिसकी मैं बात कर रही थी, मैं चाह रही थी आप बताएं। आपने इतने आसान तरीके से वो डिफेंसिव वाला वो बता दिया। एंड देन फॉर पीपल जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनको तो मैं ये कहूँगी कि वो एग्रेसिव ना भी हो मगर रिस्क लें। जी जी, नहीं देखें, हमारा रिस्क सबसे ज़्यादा, रिस्क की डेफिनेशन क्या है? रिस्क की डेफिनेशन ये है, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है वो रिस्क है, ठीक है। अगर आप मुझे कहें जी कि ये सोच खराब हो गया, आप ज़रा इसको सही कर दो, मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन को लेंगे, वो एकदम जाएगा सही कर देगा। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल एजुकेशन होना। रिस्क डेफिनेशन आपके लिए क्या है कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आप इसको हाई रिस्क कहती हो। मैं हाई रिस्क के नाम से ही नहीं मैं एग्री करता, लेकिन हाई रिस्क हमारी कैटेगरी है। दिस इज़ हाई रिस्क बिकॉज स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी तो हाई रिस्क भी नीचे चला जाएगा। और पिछले, मैं अगेन कह रहा हूँ, 1.5 साल से लोग वेट करें नीचे कब जाएगी, ठीक है, और नीचे जा ही नहीं रही, ठीक है। सो मकसद ये है कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि रिस्क क्या है, कि अगर आपको वो बेसिक नॉलेज आ जाए, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको प्ले भी कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है और आप सिर्फ बाय लो और हाई को देख रहे हैं कि हाई पे ज़्यादा रिस्क है लॉसेस के और लो पे कम रिस्क है गेंस के लॉसेस के, तो वो मेरे ख्याल में क्राइटेरिया ठीक ही नहीं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगेन स्ट्रेटजी इज़ नॉट बैड, कि मुझे पता है अगर स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी आती है, मैंने इवन इस वीडियो में ना एक स्ट्रेटजी एग्रेसिव में ही बताई कि 75% हाई रिस्क 25% लो रिस्क। जब मैंने बनाया 10 लाख पे, मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि 10 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए इधर डाले, 2.5 लाख इधर डाले, स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी तो वो 75% पे मुझे लॉस हो रहा। तो मैंने एक और वीडियो बनाई, मैंने कहा अब देखो मैंने 25% कैश रखने का बेनिफिट क्या हो गया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक मार्केट नीचे, मैं उसको नीचे पे बाय कर लेता हूँ। सो वहाँ से अभी तक मेरा 13% का प्रॉफिट हो गया कि मुझे नीचे के ऊपर कैश का बेनिफिट मिल गया कि मैंने बाय किया। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी को उधर भी ले जाएं कि 75% लो रिस्क 25% हाई रिस्क, इफ स्टॉक मार्केट गोज डाउन, ठीक है, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड बाय सम मोर फ्रॉम द लो रिस्क। एग्जैक्टली। जब तक आप प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन मेरे ख्याल में जो चीज़ मैं समझाऊँ जिसने मुझे हेल्प की है वो फाइनेंशियल नॉलेज है। अगर मैं अमार का कोर्स ना लेता, मैं प्लेटफॉर्म ना बनाता, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरह राउट ना करता, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मेजर इन्वेस्टमेंट हमारी इसी से आ रही है कि हम खुद अपने पैसे से पैसे बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भी ये दिखाए यार आप भी अपने पैसे बना सकते हो इसमें। एंड आई थिंक जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है ना, उसके लिए एक तो जैसे आपने कहा प्रोडक्ट की नो हाउ होनी चाहिए, मगर इस प्लेटफॉर्म पे जब आप नीचे गए थे जहाँ फाइनेंशियल्स वगैरह आ रहे थे, यू हैव एवरीथिंग। जी जी, यू नो, जो एक आम बंदे को बैठ के देखनी चाहिए बिफोर बाइंग अ स्टॉक। आई थिंक सब कुछ एक अच्छी तरह पैकेज्ड फॉर्म में यहाँ अवेलेबल है। और मैं एक और मैंने टूल बनाया, ये जैसा म्यूचुअल फंड की आप देख रही हैं ना, अलमीज़ान की जी। अब आप ये देखें कि इनका कितना बड़ा फंड है ना जो कि ये कर रहा है, तकरीबन 25 बिलियन रुपया लोगों का लगा हुआ है जी, 25 बिलियन रुपया। और मैं आज इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ 50,000 से, या मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ लाख रुपये से, और मैं घबरा रहा हूँ, और लोगों ने 25 अरब रुपया इनको दिया हुआ है कि आप मेरा फंड मैनेज करें, और उन्होंने 50% का प्रॉफिट दे दिया इनको, ठीक है। ये तो नहीं घबरा रहे इन्वेस्ट करने के लोगों के पैसों से। हमने ना इस म्यूचुअल फंड के टूल को ना, अगर हम म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड फेवरेट के नाम से आपने बना दिया, ठीक है।
आप ज़रा इस टूल में इससे ज़्यादा इजी हम नहीं बता सकते कि OGDCL के अंदर इस वक्त तकरीबन 90 फंड इन्वेस्टेड है, जिनकी टोटल रुपये जो इन्वेस्टेड हैं तकरीबन 42 मिलियन रुपीज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर विच देव गॉट इज़ 150 मिलियन। ठीक है, अब आप आते हैं इसमें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, बल्कि मैं शायद OGDCL के अंदर चला गया हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल व्यू डिटेल्स में चला जाऊं, ठीक है, सो ये कितना मुश्किल काम है लोगों को समझना कि म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि जिस तरह आप देख रही हैं यहाँ पे हमने बताया जी 88 फंड्स ने 150 मिलियन शेयर्स लिए हैं। लास्ट मंथ पे 87 फंड्स ने 144 मिलियन, तो 6 मिलियन शेयर्स और लिए हैं म्यूचुअल फंड ने इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो जनवरी में रिपोर्टेड है, और टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 42 बिलियन हो गई है। ठीक है, नीचे आए, म्यूचुअल फंड की करंट जो इन्वेस्टर्स जितने हैं 23% जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड के पास है। ठीक है, 77% अदर्स के पास है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा एक प्लेयर है हु इज़ इन्वेस्टेड इन द OGDCL। यहाँ तक कि आपने देखना है कि इस फंड ने कितने शेयर्स लिए हुए हैं। तो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ने तकरीबन 19 मिलियन शेयर लिए हुए हैं। नेशनल बैंक स्टॉक फंड ने तकरीबन 17 मिलियन शेयर लिए हैं। डिटेल्स आपने इसकी देखनी है तो उसकी भी हिस्ट्री हमने बताई हुई है, ठीक है, कि आप कितना वो कर रहे हैं। और सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड के अंदर आपने जाके एनालाइज फर्दर करना है, वो आप यहाँ से कर लें, फिर फर्दर आप अंदर चले जाएँ कि ये तो चलो लकी सीमेंट ये OGDCL के अंदर इन्वेस्टेड है, और कौन सी कंपनीज़ हैं, लकी सीमेंट ये। अच्छा, मज़े की बात है कि हमने पीयर्स का कंपैरिजन भी बड़ा इजी रखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर फंड का फॉर एग्जांपल अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड के साथ क्या कंपैरिजन है कि अगर हमने इन दो म्यूचुअल फंड में देखना हो, और फॉर एग्जांपल मैं एक मंथ के ऊपर देखता हूँ, ठीक है, सो एक मंथ के ऊपर 100 का नॉर्मल फिगर, अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया होता तो 100 रुपये की वैल्यू मीज़ान इस्लामिक फ़ंड में 103 रुपये है, अल हबीब इस्लामिक फ़ंड में 104 रुपये है। ठीक है, तो ईजी हो गया जी। फिर अगर मैंने फ़ंड के अंदर ड्यूरेशन में डिफरेंट में देखना हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फ़ंड की होल्डिंग मैंने देखनी हो हिस्टोरिकली, इस फंड ने क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। अब आप देख रही हैं कि इन्होंने सितंबर में 10% से 11% हब्को में गए, फिर थोड़ा सा इन्होंने ऑफलोड किया, फिर इन्होंने थोड़ा ऑफलोड किया हब्को के अंदर। फिर आप ये देख सकती हैं कि PPL में इन्होंने एंट्री लिया दोबारा यहाँ पे, फिर इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, या PSO में टॉप 10 होल्डिंग से निकल गए हैं। और ये जो है ना पूरी स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी क्या है कि अब हब्को है ना, अब हब्को पे अंदर जाएंगी, वही मैं फिर कंपनी के अंदर आ जाऊंगा, ये कंपनी क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, इनकी ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी आप ये देख रही हैं, जब तक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था इनका पावर वाला, तो इनकी अर्निंग माशाल्लाह बेहतर थी। जो ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो इनकी अर्निंग कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसकी ओनरशिप पे जाना है तो यहाँ तक का डाटा कि कौन कौन लोग हैं जो कि इस पे इन्वेस्टेड हैं, ये अभी मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा। जैसे आप देख रहे हैं मेगा एंड फॉर्ब्स, ये मेरे ख्याल में कोई बाहर की कंपनी है जिनके पास 252 मिलियन शेयर पड़े हैं, जिसकी वर्थ 57 बिलियन है, ठीक है। इवन जो फंड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेगा। ईटन वैंस जो है वो बाहर का फंड है, ठीक है, जिसके पास 6.3 मिलियन शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसकी फंड होल्डिंग पे जाऊं तो सारे म्यूचुअल फंड मेरे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि किस किस फंड ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। एग्जैक्टली JS ETF ने की है, मीज़ान एनर्जी फंड ने की है, फिर पाक कतर के किसी फंड ने की है, मीज़ान ETF ने की है। अब ये सारे लोगों के पैसे हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने हब्को में डाले हुए हैं। तो अगर आप हब्को में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक आपको अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि यार लोगों का पैसा भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो आई डोंट नीड टू वरी कि ये बहुत ही बुरी कंपनी है। दिस इज समथिंग विच इज़ अ गुड कंपनी जिस पे हमें बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फिर इस कंपनी ने कब कब डिविडेंड दिए हैं, लास्ट डिविडेंड कितना था, उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, ठीक है। इनसाइडर ट्रांजेक्शन में अगर आपने देखना हो, जैसे फाइजा कपाडिया सीनियर मैनेजमेंट ने 500 शेयर लिए हैं, कोई मैसिव शेयर बाइंग या सेलिंग तो नहीं हो रही है इस कंपनी के अंदर। अब ये देखनी है 1 लाख शेयर कमरान कमाल साहब ने लिए हैं जब शेयर की प्राइस 59 थी जी। आज कितनी है शेयर की प्राइस? तकरीबन 250 रुपये पे चली गई है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लुक एट स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करके कि कैसे वो आपको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें ना जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट। और आई थिंक ये तभी होगा जब हम एक दफ़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, चाहे 500 रुपये से करें ना, तभी मैं भी इतनी इन्वेस्टेड होंगी कि नहीं मैं अब समझूं जाके ना, हब्को मैं खोल के देखूं कि क्या चल रहा है इसमें, इसके फाइनेंशियल्स देखूं, इसके रेशोज़ समझने की कोशिश करूं। एटलीस्ट अगर हम बेसिक्स भी टच कर लेना कि अभी ये रेवेन्यू जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट था वो नीचे गया,
फिर हम थोड़ा सा रिसर्च करें कि क्यों नीचे गया, एंड देन मे फिर हम देखें BYD आ गई है, फिर हमें समझ आ जाए BYD का फ्यूचर अच्छा है, yes. तो इसीलिए स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है कि BYD की सेल्स अच्छी है। exactly. थोड़ा पार्क व्हील्स को फॉलो करें तो हमें नजर आ गया सुनील मांझी ने BYD की अच्छी तारीफ की है, तो प्रोडक्ट अच्छा है इनका, तो इसका मतलब है लोगों ने बाइंग की है या किया है तो कंपनी का फ्यूचर बेहतर होगा। exactly. अब ये सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं है, ये आपको न्यूज़ को डिफरेंट तरीके से देखना है। मुझे अभी भी याद है सुनील मांझी पार्क व्हील्स वाले साजगार के वर्कशॉप में लेकर गए 2021 के अंदर कि हम साजगार में हेवल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आती थी हेवल बना रहे हैं, पता नहीं कैसी गाड़ी है, चाइना की गाड़ी है, क्या कर लेगी, ठीक है। सो अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, अब जैको आ गई, अब देख रही है निशात की NCPL NPL ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, जैको की सेल्स अच्छी हो गई है, ठीक है। तो हमें फिर स्टोरी को समझने का और इन्वेस्टेड रहने का एक समझ आता है कि यार इससे हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। वी डोंट नीड टू बाय द कार, मे बी वी नीड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी जो कि बाय वो BYD बना रही है या निशात की जैको बना रही है, ठीक है। एक चीज़ जो मैं लोगों को बार बार कहूँगा, देखें हमें क्यों इस टाइम बेनिफिट हुआ कि वी वर एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट में अच्छा टाइम आ गया, बिकॉज वी वर इन्वेस्टेड सिंस 2017-18, बल्कि मैं तो 16 से इन्वेस्टेड था, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट मैंने पढ़ समझ के 19 के बाद की जी। और उसके बाद कोविड आया, डंप देखा, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, डंप देखा, फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। किसी भी सिनेरियो में हम स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं हुए, ठीक है, बिल्कुल, दैट्स द की एंड दैट्स द की कि जब हम इन्वेस्टेड रहे तो वी वर ग्रिलिंग, किसी को अच्छा नहीं लगता स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है, आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, तो रात को नींदें हराम होती हैं थोड़ी, ठीक है। एंड द आइडिया इज़ कि आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ऐसे मेरा अपना पैसा लगा हुआ था, मैं पहले 6 साल तक शायद 8 लाख रुपए से ऊपर गया ही नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरी एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट 8 लाख से ऊपर चली गई है, ठीक है। तो वो टाइम जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे उतने कैपिटल से नहीं आएंगे। मे बी अभी के टाइम पे भी आपको लग रहा है ऊपर है, ठीक है, जिस तरह हमें लग रहा था कि स्टॉक मार्केट 2017 में ऊपर थी, मे बी आप उस टाइम पे एंटर हो रहे हो, बिग पीक पे हो। अगेन ये वीडियो पता नहीं कब लोग देख रहे हो, लेकिन कोई भी एंट्री लेट एंट्री नहीं होती है। द टाइम यू नीड टू स्पेंड बीइंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपको जो नेक्स्ट बुलिश रन होगा आपने उससे बेनिफिट कैसे करना है। पहली एंट्री जब भी होती है वो हमेशा बुलिश भी होगी लोगों की, ठीक है। जब नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट होंगे कि ये हमने गलत कर दिया था, लोग सही कहते थे स्टॉक मार्केट वाले, ये तो नीचे ही जाती है, ठीक है। लेकिन यू नीड टू लुक इनटू द डाटा कि नेशनल फूड का रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, जस्ट बी इन्वेस्टेड इन सच कंपनीज, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ हवाई चीज़ों पे चल रहे हैं, कोई कंपनी 10 रुपये से कम सस्ती नहीं होती है और कोई कंपनी 400 रुपये से ऊपर महंगी नहीं होती है। यू नीड टू लुक एट द कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे, जो अगला बुलिश आएगा, देन यू विल रीअश्योर कि यार जो मैं 3 साल मैंने किया था ना, नहीं मैंने ठीक किया था, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ब्रेक इवन पे आ गई है। और ज़्यादातर लोग ब्रेक इवन पे भी निकल जाते हैं, शुक्र है ब्रेक इवन पे आ जाता है, निकल जाओ, और वही टाइम होता है प्रॉफिट लेने का। ये अभी इतने लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे 2023 के ऊपर, मुझे अभी भी याद है 3-4 लोगों में मिला था कि अब्बा कह रहे थे कि जो ही ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए तो सेल कर दे। मैंने कहा भाईजान यही टाइम है रहने का। सो आई वॉज टेलिंग कि यार ये टाइम जो आपने पेन का गुजारा होता है ना, लोग लॉसेस को बर्दाश्त करके प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, लेकिन फिर प्रॉफिट को सस्टेन करना उनको तरीका नहीं आता। एंड द आइडिया इज़ कि अब जब मुझे एज मिल चुका है कि एक कंपनी पे ऑलरेडी मैं 300% प्रॉफिट के ऊपर है, खुदा ना खास्ता अगर उस कंपनी पे 50% की फॉर एग्जांपल करेक्शन आती है, स्टिल मैं 150% के प्रॉफिट पे बैठा हूँ। दिस इज गिविंग मी एन एक्स्ट्रा एज टू होल्ड दिस कंपनी फॉर अनदर 5 years. If that particular 5 years again make it 10x, for example, that will give me an extra edge to hold this company for another decade. And the another decade, I need to make sure that I'm not paying the fees of my son or children or all the expenses, medical expenses from my own pocket, but from the investment which I'm making for a long period of time. और जितना लॉन्गर आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ खुफिया खजाना है, सिर्फ आपको होल्ड करने का तरीका आना चाहिए। लोग लॉसेस में होल्ड कर लेते हैं, प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते। इमोशनली रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक दिस इज़ द की जो आपने बिल्कुल एंड में बात किया ना, दैट वाज वो मेरा साथ इतना रेजोनेट किया है, क्योंकि मेरे खुद अपने फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि कोविड में ना कि अब तो बस स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, काश हमने उस वक्त जो है DHA का प्लॉट ले लिया होता, काश हमने ये कर दिया होता। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि अपने वही इमोशंस को कंट्रोल करना, रोज़ डेटा खोल के डिप्रेशन में जाने की बजाय डेटा को समझने की कोशिश करना ताकि आप उसे नेक्स्ट साइकिल में यूज़ कर सको।
दैट इज़ द की टू बी सक्सेसफुल एट लीस्ट यू नो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जितने हमारे विद ईच पासिंग डे सरवाइव करना और मुश्किल होता जा रहा है। मतलब कि आपका रुपया डीवैल्यू हो रहा है, टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं, आपकी टेक होम कम है और आपको एक्सपेंसेस को मीट करना है। फिर आप अपने 40s 50s में आ जाते हो, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आपने बच्चों की शादियाँ करानी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं उतना आप अपनी जो 40s 50s की लाइफ है उसको ईजी कर लेते हैं। और लोग, मुझे समझ नहीं आती है, जब मैं 20 साल कहता हूँ, लोग पहले ही बात ये कहते हैं कि पता नहीं हमने रहना है कि नहीं रहना। मगर अगर रह गए फिर आप क्या करोगे ना। लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जल्दी मरते हैं पाकिस्तान में। अगर आप फाइनेंशियली आप ठीक हो तो मे बी आप सर्वाइव भी ज़्यादा अरसे के लिए कर दो। यहाँ पे तो आप खुद देखें कि 40s में याद आता है कि बच्ची की शादी करानी है तो कोई तरीका बताओ कि ये 10 लाख रुपए 50 कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अब तो गोल्ड देने नहीं दे सकते हम, क्योंकि खर्चे खराजात इतने बढ़ गए। सो मुझे लगता है जितना ज़्यादा जल्दी आप स्टार्ट करते हैं, और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर 20s मिस कर चुका हूँ, मैंने भी लेट 30s में स्टार्ट किया। जल्दी का मतलब ये जब समझ आ गई, जब आपने ये चीज़ देख ली, बस स्टार्ट कर लो। फिर आप ये ना रिग्रेट करो कि यार मैं 50s में आ गया हूँ तो मैं 40s में कर लेता। जब भी आप स्टार्ट करोगे 5 साल बाद अपने आप को बेहतर करोगे। मुल्क में महंगाई कम नहीं होगी, आपकी गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती रहेगी। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती रहेगी आपका रुपया उतना डिवैल्यू होता रहेगा। आपने वो चीज़ लेनी है जो कि लिमिटेड इन डिमांड हो। जिस तरह स्टॉक मार्केट होगी, शेयर्स ग्रो नहीं होते क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट प्रिंट करती है मनी उस तरह नहीं होते। तो वो चीज़ लें जो कि लिमिटेड डिमांड। अभी भी स्टॉक मार्केट पे 4 लाख अकाउंट खुले हैं, हम 25 करोड़ की आवाम है। आप सोचें कि जब 50 लाखवां बंदा पाकिस्तान में अकाउंट खोल रहा हुआ और आप 4 लाख वाले लिस्ट में हुए, तो 45 लाख लोग होंगे जो कि आप ही की स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं, जो कि आपने होल्ड की हुई है, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये ख़जाना है, ख़जाने को आपने होल्ड करके रखना है। सिर्फ उतने पैसे, अगर आपके पास 10 लाख है तो लाख रुपया लगा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। 10 को 10 ना लगाएं। लोग क्या गलती करते हैं कि 10 लाख से 10% का प्रॉफिट लेते हैं, 1 लाख रुपये पे खुश हो जाते हैं। रादर दैन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि लोग 1 लाख रुपया लगाएं और उसे 11 लाख रुपये बनाएं। और 11 लाख रुपये आप विड्रॉ करके प्रॉफिट टेकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डिविडेंड इतना मिल जाता है, आपका लाख रुपया वैसे ही वापस हो जाता है। तो आप उसको फ्रीली जाने दें। अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग समझ रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होगी है, ये ज़्यादा होगी है। मैंने जो ROI टूल के थ्रू चीज़ें सीखी हैं, होल्डिंग इज़ द मेन गेम। आपको होल्डिंग की पावर समझ आ गई, आपके पैसे वैसे ही वापस हो जाएंगे, ठीक है। और आप कोशिश करें कि डिविडेंड से ही पैसे निकालें जी। फिर बाद में डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते जाएं ताकि कंपाउंडिंग का सही वैल्यू में आप ले सकें। बिल्कुल एक साहब, आपने जो अभी ये सारी बातें की हैं ना, उस सब का क्रक्स यही है कि लोगों को खुद ही अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट भी करना पड़ेगा। कोई उनको ये प्रॉमिसेस नहीं दे सकता कि 10 का 20% हो जाएगा और 10 लाख का 50 लाख हो जाएगा। उन्हें टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद पढ़नी पड़ेंगी, रेशोज़ खुद पढ़नी पड़ेंगी, ROI को समझना पड़ेगा, एंड देन अगेन सब्र और तहम्मुल के साथ मुश्किल वक्त को गुजारना होगा, तभी रिटर्न्स आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। वरना इस तरह नहीं होता कि बैठे बैठे बस आज 10 लाख का प्लॉट लिया और करोड़ का बिक गया। और मैं ये आपकी फॉलोइंग क्योंकि लड़कियों की है, हमारा ना थोड़ा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जी। इतना ज़बरदस्त एवेन्यू है जहाँ पे आपने घर बैठे हुए बिजनेस कर सकते हैं। सिंपल, दिस इज़ बिजनेस। मैंने तो बिजनेस स्टार्ट किया, डुबोया भी है एक, तो मुझे समझ आती है बिजनेस करना कितना मुश्किल काम है जी। सिर्फ यू नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पेशेंस कि आप उसकी वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सको। वो पेशेंस, जितना आप इन्वेस्टेड रहेंगे, जितने कम पैसे से रहेंगे, जितना कम इमोशनली अटैच कम होंगे, उतना ज़्यादा रिटर्न आप करेंगे। और आपके जहाँ पे फीमेल के लिए हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मेल आके आपको सेविंग आप ही के हाथ में देते हैं, अगर आप उसको तकिए के नीचे रख कर बैठ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपना पैसा डीवैल्यू कर रही हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली इनेबल होना, और ख़ास तौर पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जहाँ पे रियल बिज़नेस करने आपके लिए नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन अच्छे अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट रहना, एज ए पार्टनर रहना, और फिर डिविडेंड घर पे लेना, किसी से पूछना नहीं। अभी तो होता ये है कि अगर फीमेल कोई अच्छा काम भी कर रही है तो ख़ानदान का कोई बंदा आ जाएगा कि मैंने पुलाव की दुकान डालनी है तो पैसे मेरे साथ इन्वेस्ट करो। हालांकि वो अपने जॉब के साथ पैसिवली SNGP में इन्वेस्ट कर सकती है, मीज़ान बैंक में रख सकती हैं। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। सिंपल सी बात है। नहीं, ये बहुत अच्छा टूल है, एंड आई रियली होप कि आप इतना अच्छा काम करें, ये लोगों तक पहुँचे। और दिस वाज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस वाज समथिंग जो मैं मतलब जेन्युइनली आपको अप्रिशिएट करती हूँ फॉर द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग। एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान के और लोग स्टॉक मार्केट को समझें और समझें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।